फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे मैंने अलाउद्दीन खिलजी के दो पार्ट है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की मैंने चर्चा की और आपने जैसे देखा, आपने समझा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह सिकंदर महान की तरह है एक विशाल विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क, जो कि उसका मित्र भी था, उसकी सलाह पर वह विश्व विजय की योजना है उसका तो त्याग कर देता है। लेकिन वो भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और इसमें वो सफल भी होता है। लेकिन इस विशाल साम्राज्य की स्थापना में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रही, वो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी, और जिसका विवेचन हमें उस जियाउद्दीन बन्नी की तारीख़ी फ़िरोज़शाही के अंदर वो मिलती है। तारीख़ी फ़िरोज़शाही के अलावा तारीख़ जो फ़रिश्ता है, उसकी तारीख़ फ़रिश्ता के अंदर हमें ये जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास उस समय 4,75,000 घुड़सवार सेना थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि जो सेना के अंदर है वो योग्य कॉम्पिटेंट व्यक्ति है, वही भर्ती की जाए, है ना। वो इक़्तादार की तरह उस तरह से उससे पहले जो इक़्तादारों की उनकी सेना होती थी वैसे नहीं। इसलिए उसने सैनिकों की भर्ती के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको दीवाने आरिज कहा जाता था, उसको ये दायित्व सौंपा कि वो अच्छे सैनिक योग्य सैनिकों को है वो सेना के अंदर भर्ती करे। हालांकि दीवाने आरिज विभाग की स्थापना बलबन ने कर दी थी, लेकिन एक विशाल सेना और उसके कार्य का जो विस्तार करने का जो कार्य है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को सीधा नगद वेतन देने की जो प्रथा है वो भी लागू की। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो सेना के अंदर जो जो घोड़े होते थे और सैनिक होते थे, उनमें भ्रष्टाचार था। और जब भी कोई शासक के द्वारा निरीक्षण किया जाता था या सेनापति के जब निरीक्षण किया जाता था, तो उस समय जो निरीक्षणकर्ता को है वो दूसरे घोड़े वो दिखा दिए जाते थे, दूसरे सैनिक है उनको खड़ा कर दिया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, सेना के अंदर इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार था उसको रोकने के लिए उसने एक नई प्रथा लागू की, जो आपको याद रखना, जिसको कहते हैं दाग और हुलिया। दाग और हुलिया क्या थी? सेना के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक अधिकारी है, वो जो सैनिक है वो निरीक्षण अधिकारी के समक्ष दूसरे सैनिक को प्रस्तुत न कर दे, इसलिए उसका नाम पता है और रजिस्टर में लिखा जाता था। और इसका हुलिया अर्थात उसका डिमार्केशन क्या है, विशेष चिन्ह क्या है जिसके द्वारा वो शासक जो सैनिक पहचाना जा सकता है, उसका जो हुलिया है वो रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। और इसके अलावा जो घोड़े हैं वो दूसरा घोड़ा है वो नहीं दिखा दे, दूसरे इक़्तादार के कहीं से घोड़ा उस निरीक्षण के समय दिखा दे, बाद में वो पता चले घोड़ा उसका था ही नहीं। तो घोड़ों को भी घोड़े की भी अदला बदली न हो, इसके लिए घोड़े के बाईं तरफ एक सील लगा दी जाती थी जिसको दागने की प्रथा कहा जाता था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की दागने और उसके हुलिया रखने की, सैनिकों का हुलिया रखने की जो प्रथा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की, जिससे कि सैनिकों में सैन्य डिपार्टमेंट ने जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की वेतन का भी निर्धारित कर दिया, जिससे कि सैनिकों में असंतोष नहीं हो। जितना ज़्यादा कार्य करेगा, जितने घोड़े रखेगा, उतने उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा। जैसे सैनिकों को उस समय मर्तब कहा जाता था, नियमित जो घुड़सवार होता था उसको 234 टन का वार्षिक है निर्धारित कर दिया गया कि उसको 234 टन का वार्षिक मिलेगा और वो एक घोड़ा रखेगा। और यदि उसको एक इस्पा कहा जाता था, है ना, और यदि वो घोड़ों की संख्या ज़्यादा रखता है, 2 घोड़े रखता है, तो उसको 78 टन का है वो सालाना वार्षिक वो मिलेगा, अर्थात 312 टन का मिलेगा। तो उसको 2 इस्पा कहा जाता था। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के अंदर है वो सैनिकों के अंदर असंतोष नहीं हो कि वो ज़्यादा घोड़ा रख रहा है, ज़्यादा कार्य कर रहा है, तो उसको ज़्यादा वेतन नहीं मिल रहा है। इसके लिए उसने जितनी संख्या में वो घोड़ा रखेगा उसके अनुसार उसका वेतन निर्धारित कर दिया गया, जिससे कि सैनिकों के अंदर असंतोष है वो कम हो गया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया, जिससे सैनिकों को खुश रखा जाए। सेना का अभियान सेना को किसी भी अभियान में जाने से पहले उसका कठोर निरीक्षण किया जाता था, उसकी व्यवस्था की कि उस समय कोई लापरवाही वो नहीं बरती जाती थी। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैन्य सुधार लागू किए, उसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना रखने के अंदर सफल रहा। और इसकी मदद से ही वो मंगोलों के उसके साम्राज्य पर जो मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे उसको वो विफल कर सका। और साथ ही साथ जो उत्तरी और दक्षिण भारत की जो विजय किया, एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, उसके अंदर भी वो सफल रहा।
इस सैन्य व्यवस्था के कारण, इस सैन्य रिफॉर्म्स के कारण से। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि सैनिकों को वेतन देने के लिए और उसको एक पैसे की ज़रूरत थी, और उसके लिए उसने दक्षिण नीति में किस प्रकार उन्होंने दक्षिण के राज्यों को अधीन करने और उसको कर देने के लिए बाध्य किया। तो अपने राजकोष की वृद्धि करना, राजकोष को समृद्ध करना उसकी मुख्य प्रायोरिटी थी। इसके लिए लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बरनी है, वो ऐसा कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने वो भूराजस्व सुधार है, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म है, वो काफ़ी किए। और अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कहता है कि वह दिल्ली का एक पहला सुल्तान था जिसने भूराजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए और उसको भूराजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक ढंग से, एक साइंटिफिक रूप से रीऑर्गेनाइज किया। और भूराजस्व व्यवस्था में सुधार का मुख्य उद्देश्य अलाउद्दीन खिलजी का एक था, इसको आप याद रखना चाहिए। जैसे अकबर और शेरशाह का तो क्या था कि किसानों को लाभ पहुँचाना था, तो किसानों के हितों को ध्यान में रख करके लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म किया अकबर और शेरशाह ने, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य है राज्य की आय में वृद्धि करना था, जिससे कि वो एक बड़ी सेना वो रख सके। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भूराजस्व सुधार किए उसमें पहला जो सुधार था वो क्या किया, उसने लैंड रेवेन्यू जो ग्रांट थे उसको रद्द कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी से पहले लैंड रेवेन्यू ग्रांट है वो दी जाती थी, सब्सिडी दी जाती थी लोगों को, इक्ताई दी जाती थी, उनको रद्द कर दिया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी से पहले के सुल्तान हैं, उनको उनके समय के अंदर है वक्फ है, इनाम है, इदरात है, मिल्क है आदि लैंड रेवेन्यू ग्रांट थी। धार्मिक अनुदान है उसको वक्फ कहा जाता था, इनाम के रूप में होता था उसको इनाम कहा जाता था, पेंशन के रूप में इदरात कहा जाता था, और सैनिक सेवा के बदले जो दिया जाता था उसको मिल्क कहा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी भूराजस्व अनुदान है उनको रद्द कर दिया और सारी भूमि को खालसा भूमि के अंदर है वो मिला दिया। तो जिससे कि सरकारी भूमि ज़्यादा होने के कारण से राज्य की आय है वो वृद्धि हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व आय में वृद्धि करने के लिए जो पहला कार्य किया, उसने भूराजस्व ग्रांट्स है, लैंड रेवेन्यू अनुदान है, जो पहले इक्ता के रूप के अंदर है, वो जो आपको वक्फ है, इनाम है, इदरात और मिल्क के रूप के अंदर दी जाती थी, उन सभी को उसने रद्द कर दिया। और दूसरा जो कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म में किया कि उसने खूद, मुकद्दम और चौधरी के जो पद थे उस समय उनको समाप्त कर दिया। खुद जमींदार को कहा जाता था, मुकद्दम गांव का मुखिया उसको कहा जाता था, और चौधरी है वो पटेल को कहा जाता था। तो ये सभी जो खुद मुकद्दम चौधरी होते थे ये सभी लोकल रेवेन्यू अफसर होते थे, और ये भूमि कर वसूल करके ये सरकार को देते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म है वो खुद, मुकद्दम और चौधरी के पदों को समाप्त कर दिया। और क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले इनको ये विशेष जो अधिकारी खुद मुकद्दम चौधरी थे उनको जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, इन अधिकारियों को अपनी जो व्यक्तिगत पर्सनल ज़मीन होती थी, लैंड पर किसी प्रकार का भूमिकर नहीं देना होता था। इन्हें सरकार की तरफ से वसूल किए गए भूमिकर का कुछ भाग मेहनतामे के रूप के अंदर वो मिलता था। तो इस प्रकार यह वर्ग है वो काफ़ी धन संपन्न हो गया था, क्योंकि जनता से, किसानों से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू वसूल करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी सारी संपत्ति वो छीन ली और उनको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, और इनको जो बलाहार होते थे, जिनको साधारण किसान कहते थे, उनकी श्रेणी में इनको खड़ा कर दिया। उनकी तरह ही उनको भूमिकर देने के लिए विवश किया गया, और मेहनतामे के रूप में उनको जो पैसा मिलता था वो भी घटाकर उनकी दर भी कम कर दी। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सरकारी खजाने में वृद्धि करने के लिए खुद, मुकद्दम और चौधरी, पहले भूराजस्व जो ग्रांट है उसको ख़त्म कर दिया, फिर इनके जो ये अधिकारी थे जो बड़े ऐशोआराम करते थे लैंड रेवेन्यू के द्वारा, उनके पदों को समाप्त कर दिया, और जिससे कि लैंड रेवेन्यू के अंदर है सरकारी खजाने के राजस्व के अंदर वो वृद्धि हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व जो तीसरा सुधार वो ये किया कि उसने जो भूराजस्व जो निर्धारण के लिए है, मेजरमेंट के लिए जो पद्धति अपनाई जाती थी, वो अलाउद्दीन खिलजी से पहले वो गल्ला बख्शी पद्धति थी। तो इसके अंदर का जो फसल तैयार होने पर भूमिकर का कर निर्धारण किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया। जो खलिहान के अंदर है वो फसल होती थी, अनुमान के आधार पर है वो भूमि का निर्धारण किया जाता था, उसको समाप्त कर दिया। और उसके स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व निर्धारण के लिए एक नई पद्धति लागू की, जिसको पैमाइश कहा जाता था। अर्थात पहले भूमि की माप की जाती थी और माप के आधार पर है वो पैमाइश, वो जो भूमि कर निर्धारण किया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी एक पहला शासक था जिसने भूमि कर निर्धारण के आधार पर है वो भूराजस्व कर का निर्धारण किया, और पैमाइश करने वाले अधिकारी है उसको मसात भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भूराजस्व की दर है उसको भी निर्धारित कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के समय
भू राजस्व की दर बहुत ज़्यादा थी, 1/50% या 1/2 भाग वसूल किया जाता था। इससे पहले के सुल्तानों ने पहले के सुल्तानों के समय भू राजस्व की दर 1/3 ही होती थी। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र दिल्ली का सुल्तान था जिससे भूमिकर की दर है वो 50% वसूल की, जो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों को कोई ध्यान नहीं रखा। और भूमिकर निर्धारण की इकाई है वो बिस्वा थी। 1 बीघा के अंदर 20 बिस्वा होते थे। भूमिकर अनाज के रूप में लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमिकर की वसूली अनाज के रूप में, अलाउद्दीन के समय भूमिकर की वसूली अनाज के रूप में ली जाती थी, लेकिन ऐसी फसलें हैं जो ख़राब होने का जिनको डर रहता था उसको नगद के रूप में भी उसका भूमिकर वसूल है वो किया जाता था, जैसे गन्ना है, फल सब्जी आदि। भूमिकर के अलावा बढ़नी ऐसे 2 करों का और उल्लेख करता है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय किसानों से वसूल किए जाते थे। एक तो चरई कर है और एक गरई कर है। चरई कर का मतलब चरागाह कर, अर्थात जिनके कम पशु होते थे, जैसे 2 बैल हैं या एक जोड़ी भैंस है, तो कम पशु हैं उनके से तो चराई कर नहीं लिया जाता था। लेकिन जिनके ज़्यादा पशु हैं वो उनको सरकारी भूमि पर चरने के लिए चरागाह होते थे, उसके एवज के अंदर उनको कर देने होते थे, जिसको चरई कर कहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने चरई कर लगाया किसानों पर जो पशु पालते थे और पशुओं को चराते थे सरकारी भूमि पर। घरई कर, हाउस टैक्स भी लगा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसके पास घर है उस पर भी उनको कर देना पड़ता था। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जिसको दीवान मुस्तखराज कहा जाता था। तो राजस्व विभाग को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस दीवान मुस्तखराज नामक एक डिपार्टमेंट नया जो पद सर्जित किया। और इसके अंतर्गत जो भू राजस्व अधिकारी होते थे, जिसमें आमिल होते थे, मुशर्रफ होते थे, कारकुन होते थे, इन अधिकारियों के हिसाब किताब की जांच करता था। और यदि वो बेईमान करते हुए पाए जाते थे तो उनको दंड दिया जाता था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने एक दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि जो कर्मचारी भ्रष्टाचार इसलिए करते हैं क्योंकि उसका कम वेतन मिलता है, इस कारण से वो रिश्वत लेते हैं और वो भ्रष्ट तरीकों को अपनाते हैं, केर अग्रसर होते हैं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उनके वेतन को बढ़ा दिया जिससे कि वो भ्रष्टाचार नहीं करें और वो अपना सम्मानपूर्ण वो जीवन व्यतीत कर सके। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कार्य था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म का एक महत्वपूर्ण दोष ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म किया उसमें किसानों पर बहुत भार बढ़ गया, आर्थिक भार बढ़ गया और किसानों की आर्थिक दशा बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि उनको अत्यधिक है वो लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म में अनेक सुधार करके उसको पूर्ण रूप से एक वेल प्लान कर दिया, पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर दिया और भू राजस्व व्यवस्था को एक वैज्ञानिक ढंग से है उसका पुनर्गठन किया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण देन है वो मानी जाती है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के जो मिलिट्री रिफॉर्म्स है और रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में हमने चर्चा की। कल हम अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की चर्चा करेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जिसको अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है, बरनी तारिक की फिरोज़शाही में कहता है। और अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था, इसके पीछे एक विशाल सेना का गठन करना था, है ना। तो और इस बाजार नियंत्रण प्रणाली से किस प्रकार वो वस्तुओं के भावों को किस प्रकार उसने निर्धारित कर दिया और किस प्रकार वस्तुओं के भाव है वो नहीं बढ़े, महंगाई है वो नहीं बढ़ी, और किस प्रकार बाज़ार की वस्तुओं के जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की और वो किस प्रकार है वो महंगाई को रोकने के अंदर वो कामयाब रही। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है जो महत्वपूर्ण है, अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति है, उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।